हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन एक परिचय। ठीक है, यानी हम लोग कोशिश करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन करने वाले कौन कौन से चिंतक हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान विधा शाखा, उत्तराखंड मुक्त विद्यालय हल्द्वानी। भारतीय राजनीतिक चिंतन एक परिचय, समाज विज्ञान विधा शाखा, उत्तराखंड मुक्त विद्यालय हल्द्वानी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर कुछ यानी पाठ्यक्रम समिति के नाम दिए गए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर इकाई लेखक दिए गए हैं, उसके बाद अनुक्रम है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन एक परिचय। ठीक है, पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषताएं। मनु, कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय। ये सारे चिंतन करने वाले व्यक्ति के बारे में और चिंतन को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषताएं, और इसमें जो है इकाई की संरचना दी गई है और इकाई 1 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ दी गई है। तो प्रस्तावना, उद्देश्य चिंतन का आशय एवं महत्व चिंतन के विविध है। नाम, चिंतन का महत्व, चिंतन के स्रोत, देशी स्रोत, विदेशी स्रोत, पुरातत्व, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां, स्तूप। चिंतन का विकास, विकास के चरण, भारतीय चिंतन की विशेषताएं, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी पाठ, पाठ सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न। प्रस्तावना, प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलामी के समय इस भ्रम को फैलाया गया कि प्राचीन भारतीय चिंतन की अति साधारण स्तर रहा है या स्तर का है। कुछ विद्वानों ने इसे आदर्शवादी, अव्यवहारिक माना। भारत के वेद, पुराण, उपनिषद प्राचीन भारतीय चिंतन के उत्कर्ष उदाहरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतन के आधुनिक स्वरूप का आदर्श उदाहरण है। प्लेटो के समकालीन कौटिल्य, प्लेटो के समकालीन कौटिल्य का दर्शन व्यवहारिक है। भारतीय चिंतन व्यवहारिक ही नहीं अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय चिंतन का मूल मानव व मानव के चारों ओर घूमता है। पाश्चात्य चिंतन में मानव 18वीं शताब्दी में केंद्र बिंदु बना, जबकि भारतीय चिंतन में यह प्रारंभ से ही है। भारतीय चिंतन को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कभी इसे राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति तथा नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता था। पंचतंत्र में इसे नृपतंत्र कहा जाता था। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनेक स्रोत हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राचीन साहित्य, वेद, पुराण, धर्मशास्त्रों, उपनिषदों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जातकों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न रचनाओं जैसे अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, शुल्क नीति ने भी इसमें योगदान दिया है।
इसमें वेन, सांग एवं फाहियान का विवरण भी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त पुरातन अवशेष, गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रलेख आदि को शामिल किया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोत के रूप में मुद्राओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म एवं राजनीति को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें आध्यात्मिकता पर बल है। भारतीय चिंतन में राज को आवश्यक माना जाता है। इसमें राज का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें दंड की ओर कठोर की व्यवस्था है। संपूर्ण प्राचीन भारतीय चिंतन का दृष्टिकोण व्यवहारिक है और राजा का कार्य क्षेत्र व्यापक है। उद्देश्य: इकाई के अध्ययन के उपरांत हम प्राचीन भारतीय चिंतन को समझ सकेंगे के मुख्य स्रोत के बारे में जान सकेंगे, की मुख्य विशेषताओं को जान सकेंगे, पर देशी प्रभाव तथा विदेशी प्रभाव को समझने में भी सहायता मिलेगी। भारतीय राजनीतिक चिंतन एक परिचय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर को समझ। चिंतन का आशय एवं महत्व। प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास अति प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब दुनिया में चिंतन का विस्तार नहीं हो पाया था, उस समय भी भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन सर्वोच्च शिखर पर था। यह गौरवशाली परंपरा वैदिक काल से आज तक बनी हुई है। औपनिवेशिक काल में कतिपय पाश्चात्य विचारकों ने इस भ्रम को फैलाया कि भारत का प्राचीन चिंतन अति साधारण है, इसमें कुछ भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। उनमें से कुछ विद्वानों ने इसे नीरा आदर्शवाद, व्यवहारिक रहस्यवाद से भरा हुआ बताया है। इस भ्रम को मैक्स मूलर, डनिंग जैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त विद्वानों ने आगे बढ़ाया। समय गुजरने के साथ नए तथ्य सामने आए और फैलाया गया भ्रम टूट गया। नए तथ्यों ने स्पष्ट किया कि प्राचीन भारतीय चिंतन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से अत्यधिक प्राचीन एवं प्रासंगिक है। भारत में प्लेटो एवं अरस्तु से शताब्दियों पूर्व राजनीति का व्यापक विवरण मिलता है। भारत के वेद, पुराण एवं उपनिषद प्राचीन भारतीय चिंतन की उत्कृष्ट नमूने हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतन के आधुनिक स्वरूप का उदाहरण है। अरस्तु के समकालीन कौटिल्य का संपूर्ण दर्शन व्यवहारिक है तथा यह सिद्ध करता है कि भारत का चिंतन कहीं भी पीछे नहीं है। यहाँ पर मैक्सी का कथन प्रासंगिक हो जाता है जब वह कहते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोप के राजनीतिक इतिहास से अधिक प्राचीन है और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से निष्फल की भी नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी के उद्देश्य के साथ स्थिति में बदलाव प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन की बदलती परिस्थितियों में भारतीयों की संस्कृति एवं इतिहास की जानकारी की आवश्यकता महसूस की गई। यही से भारतीय चिंतन का नया स्वरूप दुनिया के सामने आया। चिंतन का महत्व। दुनिया में अनेक विद्वान राजनीतिक चिंतन के अनुपयोगी एवं हानिप्रद या पद्र मानते हैं। इसमें मुख्य रूप से बेकन, लेस्ली, स्टीफन वर्क, डनिंग आदि प्रमुख है। स्टीफन तो कहता है कि वे देश भाग्यशाली है जिनके पास कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा तत्व चिंतन निकट भविष्य में होने वाली क्रांतिकारी उथल पुथल का सूचक होता है।
डनिंग का स्पष्ट मत था कि जब कोई राजनीतिक पति राजनीतिक दर्शन का स्वरूप ग्रहण करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश की घड़ी आ गई है। उपरोक्त कथन चिंतन को अनुपयोगी मानते हैं वे इसे आदर्शवादी काल्पनिक भ्रम पैदा करने वाला मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि अच्छे विचारक प्रायः अच्छे शासक नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक नहीं होता तथा व्यवहारिक ज्ञान सैद्धांतिक या सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता है। प्लेटो इसका आदर्श उदाहरण है। वह अपने आदर्श राज्य को मूर्त रूप देने में पूर्णतः असफल रहा। इसका दूसरा दोष यह है कि अधिकांश विचार परिस्थिति जन्य होते हैं, अतः उनका सामान्यीकरण करते हुए सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। राजनैतिक दर्शन में हॉल्स, रूसो तथा मैकियावेली के मानव संबंधी विचार तत्कालीन समाज की देन थे। कतिपय यही कारण था कि तत्कालीन परिस्थितियों में उपजी निराशा हताशा ने उनके विचार को मानव के प्रति नकारात्मक बना दिया था। उपरोक्त दोष के होते हुए भी चिंतन का अध्ययन मानवोपयोगी है। इससे होने वाले लाभ निम्न है। राज्य और उसका मूर्त रूप सरकार है। यह मानव से निर्मित है तथा मानव के इर्द गिर्द ही घूमता है। अतः मानव के संबंध में विचार करना, विभिन्न प्रश्नों पर विचार करना सदैव से मानव तथा समाज के लिए लाभदायक रहा है। राजनीतिक चिंतन का मानव के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। विद्वानों द्वारा समय समय पर प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों ने मानव को बहुत लाभ पहुंचाया है। रूसो के विचारों ने 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया और इसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे का विचार सामने आया। मार्क्स ने 20वीं शताब्दी में बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। इसी से साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। राजनीतिक चिंतन से एक अलग प्रकार का लाभ यह होता है कि यह विभिन्न प्रकार की गई शब्दावलियों सिद्धांतों को जन्म देता है। इसमें प्रमुखतः रूप से राष्ट्रीयता, लोक कल्याणकारी राज्य, व्यक्तिवाद, पंथ निरपेक्षता आदि प्रमुख है। राजनीति चिंतन के अध्ययन से एक अन्य लाभ यह होता है, इससे हमें ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता मिलती है। इससे वर्तमान घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। वर्तमान समस्याओं की जड़ सदैव इतिहास में रहती है, अतः उसका निवारण भी इतिहास से आता है। चिंतन समस्या का निवारण ही नहीं करता, वरन भविष्य में आने वाली समस्याओं का हल एवं मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चिंतन का अध्ययन प्रत्येक दृष्टि से लाभप्रद है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही है। चिंतन के विविध नाम। राजनीतिक चिंतन को प्राचीन समय में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। यह समयानुसार न केवल नाम वरन अपनी लोकप्रियता को खोता एवं पाता रहा है। यहाँ पर प्रोफेसर अल्तेकर का कथन प्रासंगिक हो जाता है जब वह कहते हैं राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नामों से प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को संबोधित किया गया है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसके विधिक नाम दिखाई पड़ते हैं, जैसे विभिन्न स्मृतियों में इसे राजधर्म, महाभारत में इसे राजशास्त्र, दंड नीति तथा अर्थशास्त्र कहा गया है। पंचतंत्र में इसे
नृपतंत्र कहा गया है। इसको दंड नीति पुकारने का आधार भी बहुत स्पष्ट है। बहुत से विद्वान राज सत्ता का अंतिम आधार दंड को ही मानते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता आदि कानून तोड़ने वालों को दंड नहीं देगी तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। अतः दंड द्वारा ही भय उत्पन्न कर व्यवस्था लाई जा सकती है। अतः राजनीतिक चिंतन को दंड नीति का पुकारा गया है। कौटिल्य ने इस धारणा को अस्वीकार किया। उसकी मान्यता थी कि दंड से भय उत्पन्न होता है। वे कहते हैं कि कानून तोड़ने वालों को दंडित करने से जनता स्वतः कानूनों का पालन करने की ओर बढ़ती है। मनु ने दंड देने वाली मानवीय सत्ता को राजा नहीं माना वरन दंड को शासक माना। ऐसे में शासक को कर्तव्य तथा समाज को बताने वाले शास्त्र को दंड नीति के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में शासन नीति का ही विवरण था। नीति शास्त्र शब्द में नीति का अर्थ सही मार्ग दिखाने से लिया जाता है। उचित अनुचित में अंतर बताने वाला शास्त्र नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि का प्रसिद्ध नीति शतक उस विशाल अर्थ में नीति की चर्चा करता है। कामदंक एवं शुक्र के शासन संबंधी ग्रंथ नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वे इसे राजशास्त्र या दंड नीति के नाम से नहीं पुकारते हैं। कौटिल्य ने अपने शासन संबंधी ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा। कौटिल्य की मान्यता थी कि अर्थ शब्द से व्यक्ति का व्यवसाय स्पष्ट होता है, साथ ही वह भूमि भी इंगित होती है जिस पर रहकर व्यवसाय किया जाता है। अतः उस भूमि को प्राप्त करना तथा उसको बनाए रखने का शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। शुक्र नीति में स्पष्ट किया गया है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र ने केवल संपत्ति प्राप्ति के उपायों की चर्चा करना है वरन शासन शास्त्र के सिद्धांतों को भी स्थापित करना है। क्रामंदक के समय में जो नीति शब्द राज्य की नीति के संबंध में प्रयुक्त किया जाता था वही जब सामान्य आचरण के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है। राजनीति तो इसका एक हिस्सा है। ऐसे में राज्य से संबंध रखने वाले नियमों तथा तथ्यों को आचरण के अन्य पहलुओं से अलग दिखाने के लिए नीति शब्द के साथ राज शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। डॉक्टर भंडारकर के शब्दों में जब नीति शब्द का प्रयोग सामान्य आचरण के नियमों के लिए किया जाने लगा तो यह आवश्यक हो गया कि उनको राजा के आचरण नियमों से अलग करने के लिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जाए। प्राचीन भारत में राजशास्त्र का व्यापक प्रभाव रहा है। महाभारत में स्पष्ट किया गया है जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है उसी प्रकार राजशास्त्र में सभी शास्त्र आ जाते हैं। यह संकुचित विषय न होकर व्यापक विषय था। इसमें आने वाले विषय को धर्म से अलग नहीं रखा गया था। इसमें सामाजिक व्यवस्था धर्म और राजा की सत्ता आदि के साथ ग्रंथ कई बातें सम्मिलित थी। इसमें जन कल्याणकारी कार्य भी शामिल थे। प्राचीन भारतीय चिंतन के अनेक स्रोत हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राचीन साहित्य जैसे वेद पुराण धर्म सूत्रों धर्मशास्त्रों उपनिषदों महाकाव्यों जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जातक शामिल है। इनके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न
विद्वानों की रचनाओं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंडकीय नीतिशास्त्र, शुक्र नीति आदि प्रमुख है। इसी समय अनेक शासकों के समय विदेशी विद्वानों ने उनके राज्य का न केवल भ्रमण किया वरन व्यापक सामायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विश्लेषण अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें फाहियान एवं व्यवसाय का विवरण उल्लेखनीय है। कुछ संस्कृत के विद्वानों जैसे पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी, कालिदास के रघुवंश, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर जायसवाल का कथन प्रासंगिक हो जाता है। हमें इस विषय का ज्ञान कराने वाले साधन हिंदू साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। वैदिक, संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथों और इस देश के शिलालेखों तथा सिक्कों में रचित लेखों में हमें इस विषय की बहुत सी बातें प्राप्त होती है। सौभाग्य से इस समय हिंदू राजनीति शास्त्र के कुछ मूल्य ग्रंथ भी उपलब्ध है। भारतीय चिंतन के स्रोत को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न भागों में बांट सकते हैं: देशी अथवा भारतीय स्रोत, विदेशी स्रोत। देशी अथवा भारतीय स्रोत में अनैतिहासिक साहित्य एवं इतिहास परक साहित्य दोनों शामिल है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है, जिसमें मुख्य रूप से वेद, उनकी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और सूत्र सम्मिलित है। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म के साहित्य जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि का भी उल्लेखनीय योगदान है। भारतीय चिंतन की अस्पष्ट झलक कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा नीति शास्त्र में भी दिखाती है। भारतीय चिंतन के भारतीय स्रोत निम्नलिखित है। वेद भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद भारतीय धार्मिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। यह 4 भागों में है, जिनको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद आदि है। इनमें वेदों के माध्यम से शासन तथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का पता चलता है। इनमें राजा के अधिकार, राजा प्रजा संबंध तथा शासन नीतियों का विस्तृत मिलता है। वास्तव में वेद प्राचीनतम स्रोत है। इनसे तत्कालीन राजनीति तथा पद्धति का अच्छा ज्ञान होता है। ब्राह्मण तथा उपनिषद, वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गीतिकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से तटीय, पंचविंश, शतपथ, तैत्तरीय आदि महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक चिंतन एक परिचय। उपनिषदों के द्वारा तत्कालीन समाज, शासन तंत्र, राजा प्रजा संबंधों का पता चलता है। उपनिषदों की संख्या बहुत है। इसमें मुख्य रूप से बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताक्षर, केनकट, प्रश्न मुंडक आदि प्रमुख है। इनमें बिंबिसार के पूर्व की राजनीतिक दशा का ज्ञान होता है। महाकाव्य वैदिक के बाद साहित्य के 2 स्तंभों रामायण तथा महाभारत की रचना होती है। प्राचीन भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा को सामने लाने का श्रेय इन ग्रंथों को है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र वर्णन से संपूर्ण समाज का चित्र ही उखेर कर रख दिया है। महाभारत में शामिल पूर्व के राजधर्म पर्व के अध्यायों में राजा के कर्तव्य तथा राज्य के साथ संबंधों का वर्णन है। यह प्राचीन चिंतन को मजबूत करते हैं। पुराण महाकाव्यों के साथ पुराण अपने समय की ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। ये महाकाव्यों के समकालीन है। इसमें आदि
आदिम काल से गुप्त काल की समस्त सामग्री का उल्लेख है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के विषय में, मत्स्य पुराण आंध्र वेश के विषय में व्याख्या करते हैं। वायु पुराण में गुप्तों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वायु पुराण में ही सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। राजनीतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व सर्वाधिक है, जिसमें शासन का जन कल्याण का आधार बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में सामाजिक वर्ण व्यवस्था के नियमों के पालन तथा जन कल्याण पर बल दिया गया है। स्मृतियाँ ऐतिहासिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से स्मृतियों का विशेष महत्व है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है। ये धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात है। इन स्मृतियों में साधारण वर्ण, आश्रम धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित आदि का विस्तृत विवरण है। जैन साहित्य प्राचीन चिंतन को प्रमाणित करता है। मुख्य रूप से जैन साहित्य प्राकृत भाषा तथा संस्कृत भाषा दोनों में उपलब्ध है। जैन सूत्रों में इतिहास की अनेक उपयोगी सामग्री है। जैन साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से आचार्य हेमचंद्र लिखित परिशिष्ट पर्वन बहुत महत्वपूर्ण है ग्रंथ। इस ग्रंथ में महावीर के काल से मौर्य काल का विस्तृत विवरण मिलता है। भद्रबाहु चरित नामक दूसरे ग्रंथ में भद्रबाहु से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक बहुत जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें संत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक आदि है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त होता है। निकाय एवं जातक ग्रंथों में तत्कालीन पूर्ववर्ती समाज का उल्लेख है। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवदान, ललिता, विस्तार, महावस्तु, मंजूषी आदि संस्कृत है। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का बुद्ध चरित, वसुबंधु का धर्म घोष, नागार्जुन का महाआयिका सूत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लौकिक साहित्य तत्कालीन समाज का विभिन्न कालखंड में चित्रण करते हैं। इसमें कालिदास की रचनाएं, पाणिनि की रचनाएं, पतंजलि की रचनाएं प्रमुख है। उक्त विद्वानों ने अपनी रचनाओं जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतंजलि की व्याकरण महाभाष्य के द्वारा तत्कालीन समाज का चित्र खींचा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत का ही नहीं वरन विश्व के प्रमुख राजनीतिक ग्रंथों में से एक था। इसे राजनीतिक शास्त्र का आधार माना जाता है। अर्थशास्त्र में राजा को वेद तथा तत्व ज्ञान आदि का विषय का अध्ययन करने को कहा गया है। सल टोरो के शब्दों में प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। नीति शास्त्रों में कामंदकीय नीतिशास्त्र तथा शुक्र नीतिशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य के बाद राज्य एवं शासन पर लिखे ग्रंथों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कामंदकीय नीतिशास्त्र गुप्त काल में 500 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया। शुक्र नीति भी तत्कालीन शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। इसके समय में गणराज्य का अंत हो चुका था, अतः इसमें राजा का ही वर्णन है। शुक्र के अनुसार शासन का उद्देश्य जनता का सर्वांगीण विकास करना है। अन्य ऐतिहासिक स्रोत में विभिन्न कालखंडों में रचित विभिन्न रचनाएं, इसमें
कलहन रचित राजतरंगिणी प्रमुख है। इसमें प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीरी इतिहास का उल्लेख है। वान भट्ट द्वारा रचित हर्ष रचित में हर्ष के शासन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। पद्मगुप्त परिमल का नव शाह संकचित परमार वंश की जानकारी देता है। वाकपति या वापति राज के काव्य ग्रंथ गौंडवह से कन्नौज के राजा यशोवर्मन के शासन की जानकारी मिलती है। विल्हन रचित विक्रमांक देव चरित ग्रंथ से कल्याण के चालुक्य वंश के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकांगिन मित्र शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक के द्वारा नंद वंश तथा मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। चंदवर दाई की रचना पृथ्वी राजरासों से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोत भारतीय चिंतन के अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत विदेशी स्रोत कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से विदेशी विद्वानों की रचनाओं टीकाओं से प्राप्त सूचनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यूनानी एवं रोम के विचारकों को शामिल किया जाता है। यूनानी विचारकों को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। सिकंदर के पूर्व के विचारक एस्काइलस, लेक्स, हेरोडोटस और हिसियस। हाँ ठीक है। फिर है सिकंदर के समकालीन यानी कि नियक्सिस, ओनिस, क्रेटिस। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज और उसके बाद फिर बोला है कि सिकंदर के पूर्व के यूनानी विचारक। इसमें मुख्य रूप से एस्काइलस था जो एक यूनानी सैनिक था। उसने अपनी पुस्तक में भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने भी भारतीय व्यवस्था का वर्णन किया है। इसका विवरण मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों पर आधारित था। सिकंदर के समकालीन विचारकों में अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ओनिस, क्रेटिस, एरियन आदि प्रमुख थे। ये वे विद्वान थे जो आक्रमण के समय सिकंदर के साथ भारत आए थे। वे भारतीय समाज के साथ नज़दीक से जुड़े थे। कतिपय यही कारण था कि इनका विवरण अधिक सटीक और प्रमाणिक माना जाता है। सिकंदर के बाद के विचारक इसमें मुख्य रूप से मेगास्थनीज, डायमेक्स, टिखनी, डायोडोरस, प्लूटार्क आदि प्रमुख है। यूनानी विचारकों में सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण मेगास्थनीज का माना जाता है या मेगास्थनीय का माना जाता है, जिन्होंने अपनी रचना इंडिका के माध्यम से एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। एरिन जस्टिन डायोडोरस का विवरण मुख्यतः सिकंदर के अभियानों से संबंधित था। इसके अतिरिक्त एक विदेशी रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिशियन सी ने तत्कालीन व्यापार विदेशों संबंधों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त टॉलमी का भूगोल, टिल्नी का नेचुरल हिस्ट्री तथा इंडकोर लुस्टस का क्रिस चैन ऑफ द यूनिवर्स में भारत भौगोलिक सांस्कृतिक विस्तार का विवरण प्रदान करते हैं। चीनी यात्रियों का विवरण चीनी यात्रियों द्वारा विभिन्न कालखंडों में दिया गया विवरण बहुत उपयोगी है। इन चीनी यात्रियों में फाहियान, वेन सांग तथा इत सिंह है।
फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय भारत आया था। उसने बौद्ध तीर्थी का भ्रमण किया तथा उसका विस्तृत विवरण दिया। वेन-त्सांग हर्ष के समय भारत आया। उसने समूचे भारत का भ्रमण किया। 7वीं शताब्दी में इत सिंह ने भारत में शिक्षा के उच्च अध्ययन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उनके संपूर्ण विवरण से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक अवस्था का ज्ञान होता है। मुस्लिम इतिहासकारों का विवरण भारत में इस्लामी आक्रमण के साथ मुस्लिम इतिहासकारों तथा यात्रियों के द्वारा भारतीय व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। अल-बरूनी द्वारा रचित तहकीक एक हिंद से तत्कालीन राजपूत कालीन भूगोल, राजनीति, समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। आलम सऊदी की मजरूल जहाब आदि ग्रंथ भी तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण करते हैं। पुरातन अवशेष ही अनेक उलझी पहेलियों को सुलझाते हैं। भारत के इतिहास में प्राचीन समय से लेकर आज तक अनेक रहस्यों से पर्दा हट रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुरातन अवशेषों का रहता है। इन्हीं के अध्ययन से हमें सातवाहन वंश के आदि के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातत्व में मुख्य रूप से प्राचीन अभिलेख, प्राचीन मुद्रा, प्राचीन भवनों, स्मारकों आदि को शामिल किया जाता है। मार्शल सैमुअल आर.डी. बनर्जी ने अनेक स्थानों पर खुदाई कर नए तथ्यों को उजागर किया है। उनके प्रयासों से इतिहास का नया स्वरूप तथा लोगों के सोच की धारा ही बदल गई। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने 1921-22 में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो तथा पंजाब में हड़प्पा की खुदाई करवाई। इन खुदाई से जो नए तथ्य सामने आए उनसे स्पष्ट हुआ कि भारतीय सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। इस दिशा में मार्शल का योगदान उल्लेखनीय है। गया, काली, बंगाल, लोथल आदि की खुदाई ने नए रहस्यों पर यह आवरण हटाया है। पुरातत्व विद्वानों ने खुदाई से प्राप्त सामग्रियों जैसे स्वर्ण मुद्रा, हंडी, बर्तन, हथियार, औजार, श्रृंगार सामग्रियों का अध्ययन कर इतिहास को नए तथ्यों से अवगत कराया। विभिन्न गुफाओं के अध्ययन से विभिन्न कालखंडों की जानकारी मिलती है। विभिन्न अभिलेखों जैसे गुफा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्र पत्र आदि को शामिल किया जाता है। ये अभिलेख विभिन्न भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। इन अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों को प्राचीनतम माना जाता है। उनके प्रमुख अभिलेखों में हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख आदि है। समुद्रगुप्त के अभिलेखों में मुख्य रूप से प्रयाग का अभिलेख महत्वपूर्ण है। दक्षिण के चोल, पांडव, पल्लव राजाओं के अभिलेख महत्वपूर्ण। ये सभी अभिलेख प्राचीन इतिहास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्रमुख आधार मुद्राएं हैं। ईसा से पूर्व 200 से 300 ईसा तक के भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त होती है। अनेक प्राचीन शासकों जैसे पल्लव शक बैक्ट्रियन के अध्ययन का आधार मुद्रा है। मुद्राओं में गुप्तकालीन मुद्राओं का बहुत महत्व है। वे न केवल अत्यधिक कलात्मक है वरन उनके निहितार्थ भी व्यापक है। ये राजा की वंशावली, तिथि, क्रम तथा उत्तराधिकारी का बोध होता है। मुद्राओं के माध्यम से ही अनेक राज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। शिव, मालव
अर्जुनायन, कुंडादे आदि गणतंत्रों का अस्तित्व इन मुद्राओं के माध्यम से सिद्ध होता है। स्मारक, इसके अंतर्गत विभिन्न भवन, मूर्तियां आदि सम्मिलित है। प्राचीन मंदिरों, विहारों, स्तूपों, मूर्तियों, भवनों आदि को शामिल किया जाता है। इनसे सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। तक्षशिला के टूटते भवनों में कुषाण वंश का विस्तृत विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र के भवनों से मौर्य वंश या मौर्य वंश का विस्तृत ज्ञान होता है। देवगढ़, कानपुर, झांसी आदि के अनेक भवनों में गुप्त वंश के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय चिंतन को प्रमाणित करने में अनेक तत्वों का योगदान रहा है। चिंतन के स्रोत में देशी विदेशी स्रोतों को ही साथ ही विभिन्न पुरातन अवशेष, शिलालेखों, मुद्राओं ने न केवल तत्व उजागर किए वरन संपूर्ण चिंतन को प्रभावित किया। भारतीय चिंतन का विकास। भारत में चिंतन के विकास का प्रारंभ भारत में आर्यों के आगमन से माना जाता है। कालखंड की दृष्टि से यह काल 1600 से लेकर 14 वर्ष ईसा पूर्व तक है। इन आर्यों का समाज जैसे ऋग्वेद में अंकित था, पितृ प्रधान था, शासन राजतंत्रात्मक था, राजा निर्वासित एवं नियंत्रित था। समय के साथ वह वंशानुगत एवं नियंत्रण मुक्त हो गया। वैदिक काल में सभा एवं समिति लोकप्रिय निकाय थे। वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों की परिषद की राजा का चुनाव करती थी। वह राजा को समय समय पर परामर्श भी देती थी। धर्म एवं कर्मकांड का प्रभाव समय के साथ बढ़ा। युद्ध में विजय तथा लाभ की लालच ने बलि प्रथा को बढ़ावा दिया। पुरोहितों के कार्य महत्व को बढ़ावा मिला। जन संख्या बढ़ी तथा कार्यों के आधार पर विशेषीकरण पर बल दिया गया। युद्धों की संभावना की अधिकता के कारण एक संगठित सेना की आवश्यकता महसूस की गई। युद्ध के विशेषज्ञों को क्षत्रिय कहा गया। अनेक कर्मकांडों रिवाजों के लिए ब्राह्मण्य का महत्व बढ़ा। अत्यधिक उपजाऊ भूमि में कृषि का विस्तार हुआ और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इसके कारण समाज में एक प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। इसी से कृषि उद्योग एवं अन्य कलाओं से जुड़ी कई जातियां बनने लगी। इसके अतिरिक्त गैर आर्य जो युद्ध में पराजित हो गए थे वे दास के रूप में स्थापित हो गए। इसके अतिरिक्त गैर आर्य जो युद्ध में पराजित हो गए थे वे दास के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार कई परिस्थितियों एवं विकास ने समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया। द्वितीय चरण में बड़े राज्य स्थापित हो गए। सामाजिक विकास के साथ राजनीतिक विकास होने लगा। राजा की सैनिक शक्ति एवं भौतिक शक्ति का विकास हुआ। राजा निर्वाचित के स्थान पर वंश आधारित हो गया। इसी समय राजा कानून का संरक्षक एवं संप्रभु बन गया। राजा की सत्ता को धार्मिक मान्यता प्रदान की गई। विकास के तीसरे चरण में राजा धर्म के प्रमुख तत्व से बाहर आ गया। राजा अत्यधिक सशक्त हो गया और वह धर्म को ही प्रभावित करने लगा। यह प्रक्रिया बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ प्रारंभ हुई। ब्राह्मणवाद पर कठोर प्रहार हुआ। इन दोनों धर्मों ने राजा का समर्थन प्राप्त किया। राजा के समर्थन से न केवल इन दोनों धर्मों का तीव्र विस्तार हुआ वरन ब्राह्मणवाद का प्रभाव कम हुआ। यही से नए उदार
विचारों का जन्म हुआ। नए विचारों को समाहित करते हुए नए कानून बनाए गए। राजा नई परिस्थितियों में और अधिक मजबूत हो गया। वह नए धर्मों का प्रसार कर रहा था, साथ ही कट्टर पुरातन व्यवस्था पीछे छूट रही थी। राजा निरंतर मजबूत होता जा रहा था। इसी समय बड़ी राजशाही स्थापित होने लगी। बड़े सम्राटों का झुकाव भी अलग अलग धर्मों की ओर होने लगा। जहाँ सम्राट चंद्रगुप्त जैन धर्म का समर्थक था, वही सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। सामाजिक समरसता सौहार्द बनाए रखने तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए राजा ने बल का प्रयोग किया। उसने स्वयं की आज्ञाओं आदेशों को जारी कर धार्मिक क्षेत्र में भी दखल प्रारंभ किया। मौर्य वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए। नए छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए तथा नए राजा अस्तित्व में आए। शक एवं कुषाण राज्य स्थापित हुए। विदेशी शासकों ने प्रथम प्रहार सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था पर किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और कमजोर हुई। इसी समय दैवीय अधिकारों पर बल मिला। अनेक शक एवं कुषाण शासकों ने अपने को ईश्वर पुत्र घोषित कर दिया। यहीं से राजा का धर्म पर भी प्रभुत्व स्थापित हो गया। राजा धर्म प्रचारक, रक्षक तथा सर्वोच्च व्याख्याकार बन गया। प्राचीन भारतीय राज्यों का स्वरूप संघात्मक था। इसके बावजूद महत्वपूर्ण मामलों में शक्तियों का केंद्रीकरण तथा सम्राट अपने राज्य में सर्वोच्च सत्ता एवं संप्रभु था। उसकी सर्वोच्चता भूमि एवं जल पर स्थापित थी। वह पवित्र कानून का संरक्षक था, धर्म प्रवर्तक था। वह देवता समान था तथा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उनकी अपनी विशेषता थी जो उसे पाश्चात्य चिंतन से अलग करती है। ये विशेषताएं तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों से प्रभावित थी। प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। धर्म एवं राजनीति का सामंजस्य। प्राचीन भारत में राजनीति तथा उसके सिद्धांतों का विकास धर्म के एक सिद्धांत के रूप में हुआ था। यही कारण है कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन में धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर देखा गया। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में धर्म से राजनीति को जोड़कर देखा गया। राजा से भी धर्म के पालन की आशा की जाती है। वह हर प्रकार के धार्मिक परंपराओं रीतियों से बंधा हुआ है। राजा से आशा की जाती है कि वह शासन भी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर करे। राजनीति में धर्म एवं नैतिकता सदैव समावेश रहा है। भारत में प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ही राजनीति के मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि प्रमुख है। आध्यात्मिकता पर बल। प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव अध्यात्म की ओर अत्यधिक रहा है। भारत को आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है। जीवन के प्रत्येक पहलू का विचार अध्यात्म से प्रेरित है। यहाँ पर जीवन शैली की आध्यात्मिक रही है। कतिपय यही कारण है कि यहाँ राजनीति का रंग भी आध्यात्मिक है। भारत में राजनीति में आत्मा का विकास एवं मानव के सर्वांगीण विकास
पर बल दिया गया। भारतीय चिंतन में माना गया कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा का विकास करना है। जीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। राज आवश्यक संस्था है। प्राचीन भारतीय चिंतन की यह प्रमुख विशेषता है कि राज को आवश्यक संस्था मानती है। जीवन के 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम के राज के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। अराजकतावादी राज को अनावश्यक और अनुपयोगी मानते हैं। व्यक्तिवादी राज को आवश्यक बुराई मानते हैं। इनके विपरीत भारतीय चिंतन ने राज को अति आवश्यक माना जाता है। यह न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है वरन आत्मा का विकास करने का भी माध्यम है। राज के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवादी तो है परंतु इसमें कहा भी व्यक्तिवाद की झलक नहीं मिलती है। भारतीय चिंतन में राजा का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। राज्य न केवल व्यक्तियों की रक्षा करेगा वरन उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। राज्य इसके बाद नैतिकता के मार्ग पर प्रेरित अंतिम लक्ष्य आत्मा का विकास को प्राप्ति के लिए वातावरण प्रबंध कराएगा। राजा की सर्वोच्च सत्ता पर बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का स्थान सर्वोच्च है। राजा सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करता है। वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अनेक विद्वानों ने राजा को दैवीय माना है। उसमें दैवीय गुणों का समावेश किया है। कौटिल्य ने राजा और राज के बीच कोई अंतर नहीं किया है। राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है परंतु उसे निरंकुश नहीं किया गया है। दंड पर बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन यह मानता है कि मानव में आसुरी शक्तियों की प्रधानता होती है अतः उनको नियंत्रित करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। भारतीय चिंतन में कठोर दंड का प्रावधान है जिससे समाज संदेश जाए और अन्य लोग कानून तोड़ने से बचे। प्राचीन विद्वानों ने इसे दंड नीति के नाम से पुकारा है। मनु, कौटिल्य सभी ने दंड पर बल दिया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। भारतीय चिंतन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक। भारतीय चिंतन में यूनानी विचारकों प्लेटो और अरस्तु की तरह कल्पना का अभाव है। ए.के. सेन के शब्दों में हिंदू राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविकताओं से भरा हुआ है। कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारों का संबंध राज के सिद्धांत एवं आदर्शन से उतना नहीं जितना राज्य की समस्याओं से है। विचारों की अपेक्षा संस्थाओं पर बल। भारतीय प्राचीन विद्वानों ने अपनी रचनाओं का केंद्र संस्थाओं को बनाया है। इन संस्थाओं का महत्व, संगठन तथा कार्य आदि का व्यापक वर्णन किया गया है। समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु मूल रूप से राजनीतिक संगठनों तथा उनके कार्यों को बनाया गया है। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की देन होती है। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक में हो रहा परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था की देन होता है। भारत के चिंतन में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर भी सामाजिक व्यवस्था का व्यापक प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर है। राजा के व्यापक कार्यों का वर्णन। प्राचीन भारतीय चिंतन में प्रायः विद्वानों ने राजा के कार्यों का व्यापक वर्णन किया है। इन रचनाओं का अधिकांश हिस्सा राजपद की योग्यता, महत्व एवं कार्यों के वर्णन में है। राजा का परम कर्तव्य क्या है, उसे किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए आदि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से अंकित है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं पर न केवल विचार हुआ वरन उसका समाधान भी प्रस्तुत किया गया। यह उस समय हो रहा था जब पश्चिम में व्यवस्थित अध्ययन भी
प्राप्त नहीं हुआ था। भारतीय चिंतन यथार्थवादी, संस्थावादी तथा अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। मूल्यांकन। भारतीय राजनीतिक चिंतन अत्यंत प्राचीन है। कुछ विद्वानों इसे 5000 वर्ष से भी प्राचीन मानते हैं। यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यद्यपि कुछ पश्चिमी विद्वानों ने झूठ का एक ऐसा आवरण डाला जिसमें यह सिद्ध किया गया कि भारत में प्राचीन चिंतन था ही नहीं। जो कुछ भी था वह पाश्चात्य चिंतन के सामने ठहरता ही नहीं। नए शोधों पुरातत्व विभाग की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अति प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन न केवल अस्तित्व में है वरन उनका स्तर भी काफ़ी अच्छा है। राजनीतिक चिंतन के द्वारा किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था का न केवल ज्ञान होता है वरन उसमें सुधार की संभावना ही बनी रहती है। राजनीतिक चिंतन से विश्व की घटनाओं को समझने की समझ उत्पन्न होती है, साथ ही अन्य देशों में उससे प्रेरणा लेकर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए रूसो के विचार ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही चिंतन ने से नई शताब्दियों या शब्दावलियों चिंतन से नई शब्दावलियों परिभाषाओं का भी ज्ञान होता है। जहाँ तक राजनीतिक चिंतन के स्रोत का प्रश्न है तो यह 2 स्तरों पर पाया जाता है। इसका पहला स्रोत देशी है तथा दूसरा स्रोत विदेशी है। ऐसी या देशी स्रोत में भारतीय विद्वानों की रचनाएं, ग्रंथ, महाकाव्य आदि है। इसमें मुख्य रूप से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न कालखंडों में रचित विभिन्न रचनाएं आती है। यह सभी भारतीय चिंतन की दिशा को स्पष्ट करती है। इसके अतिरिक्त विदेशी स्रोत भी है जिनमें विभिन्न विदेशी विद्वानों के द्वारा समय समय पर लिखी गई रचनाएं आती है। इसमें मुख्य रूप से यूनानी विचारकों, चीनी विचारकों की रचनाओं का योगदान है। इसके अतिरिक्त शिलालेख, मुद्राओं, स्तूप आदि पर रचनाओं का अपना योगदान है। भारतीय चिंतन मूल रूप से अर्थात पर आधारित है। इसमें आध्यात्मिकता के तत्व दिखाई पड़ते हैं। भारतीय चिंतन में राजनीति से धर्म को अलग नहीं देखा जाता है। इन दोनों को साथ ही स्वीकार किया जाता है। भारतीय चिंतन में राजा तथा राज्य का स्थान सर्वोच्च है। राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक स्वीकार किया गया है। इसमें सदैव संस्थाओं को महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण भारतीय राजनीतिक चिंतन न केवल प्राचीनतम है वरन यह व्यवहारिक भी है। यह सामाजिक व्यवस्था का आईना सदृश दिखता है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपना स्वरूप भी बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन ने केवल प्राचीन वरन अत्यंत उच्च कोटि का है। यह तत्कालीन समाज से न केवल प्रभावित है वरन आगे आने वाले समाज के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। सारांश। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारतीय चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर भारत में इस्लामिक शासन तक माना जाता है। यद्यपि भारतीय चिंतन के विषय में पाश्चात्य समीक्षकों की दृष्टि सकारात्मक नहीं रही है। इसके बावजूद भारतीय चिंतन न केवल यथार्थवादी है वरन यह बहुत हद तक आधुनिक भी है। भारतीय चिंतन के केंद्र में मानव पाश्चात्य चिंतन के केंद्र में मानव नहीं है। इसके बावजूद मैक्स मुलर, डनिंग जैसे पाश्चात्य समीक्षकों
ने इसे अव्यावहारिक व अनुपयुक्त माना। उक्त आलोचनाएं उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ती है। भारतीय चिंतन अनवरत मानव उपयोगी रहा है। भारतीय चिंतन के अनेक स्रोत रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राचीन रचनाएं जैसे वेद, पुराण, धर्मसूत्र, उपनिषद, महाकाल काव्य आदि। इसके अतिरिक्त समय समय पर विदेशी विद्वानों के विवरण ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अतिरिक्त अलग अलग कालखंडों में आए विभिन्न रचनाओं जैसे अर्थशास्त्र नीति एवं शुक्र नीति ने भी इसमें योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय चिंतन शिला लेखों, स्तंभ लेखों, गुफा लेखों एवं ताम्र लेखों में भी परिलक्षित होता है। भारतीय चिंतन धर्म एवं राजनीति को एक साथ देखता है। इसमें राजनीति की पवित्रता पर बल है। इसमें आध्यात्मिकता पर झुकाव है। इसके साथ ही भारतीय चिंतन में राज्य को अपरिहार्य माना गया है। भारतीय चिंतन में शासन एवं प्रशासन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें कठोर दंड की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। भारतीय चिंतन में राजा के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना गया है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिंतन एक पक्षीय, पुरातन पंथी एवं अधूरा नहीं है, वरन यह पूर्णतः व्यावहारिक एवं आधुनिक है। शब्दावली: पाश्चात्य यानी पश्चिमी भूभाग अथवा पश्चिम के देश जैसे यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस। औपनिवेशिक काल यानी भारत में ब्रिटिश शासन के समय को औपनिवेशिक काल कहा गया है। कहा जाता है तय करके कार्य करना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। आदर्शवाद: अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति की कल्पना करना तथा जो लागू करने में मुश्किल हो, आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ यानी ग्रंथ सूची। यहाँ पर कौन कौन से लिखे हुआ है उसके बारे में है। निबंधात्मक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग 16 तक पढ़ लिए हैं और आगे पढ़ेंगे।